स्कूलों का भी मनाया जाना चाहिए जन्मदिन। गुजरात में टीचर्स को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया मंत्र, कहा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति उस पुरानी व्यवस्था को परिवर्तित कर रही है। सीएम योगी ने कैबिनेट के साथ देखी दी केरला स्टोरी फिल्म। मंत्री विधायक कई छात्राएं रही मौजूद, कहा दी केरला स्टोरी उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री की जाएगी। दिल्ली सरकार फिर पहुंची सुप्रीम कोर्ट, केंद्र पर सचिव का ट्रांसफर नहीं करने का लगाया आरोप, कहा एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग का दिया था आदेश। अभी जेल में ही रहेंगे मनीष सिसोदिया, कोर्ट ने 2 जून तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। शराब घोटाले के आरोप में सीबीआई ने सिसोदिया को किया है गिरफ्तार। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह दिल्ली पुलिस के सामने हुए पेश, दर्ज कराया बयान। ब्रजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों ने लगाया है यौन शोषण का आरोप। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के कल आएंगे नतीजे। 17 नगर निकाय, 199 नगर पालिका, 544 नगर पंचायतों के आएंगे परिणाम। मतगणना स्थल पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स रहेगी मौजूद। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। एसटी को लेकर बड़ा फैसला सामने निकल कर आया है। आपको बताते चले कि एसटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला सामने निकल कर आया है। कानून को यांत्रिक रूप से लागू ना करे, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि तथ्यात्मक स्थिति के संदर्भ में कानून लागू करें। पुलिस अधिकारियों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है और इसके साथ ही कहा है कि कानून के प्रावधान लागू करने से पहले सतर्क रहे पुलिस। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आपको बताते चले कि SC/ST को लेकर यह सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला सामने निकल कर आया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। कानून को यांत्रिक रूप से लागू ना करें, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तथ्यात्मक स्थिति के संदर्भ में कानून लागू करें। पुलिस अधिकारियों को सतर्क रहना होगा, यह भी कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। बड़ी जानकारी इस वक्त की, बड़ा फैसला सामने निकल कर आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। कानून के प्रावधानों को लागू करने से पहले सतर्क रहे पुलिस फोर्स। तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको बताते चले कि SC/ST को लेकर यह बड़ा फैसला सामने निकल कर आया है। सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला, जिसमें कहा गया है कि कानून को यांत्रिक रूप से लागू ना करें। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया है तथ्यात्मक स्थिति के संदर्भ में कानून लागू करें, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। पुलिस अधिकारियों को सतर्क रहना होगा, यह भी कहा गया है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह सुप्रीम फैसला सामने निकल कर आया है। SC/ST को लेकर जो SC/ST एक्ट है, इसको लेकर यह बड़ा फैसला सामने निकल कर आया है। तथ्यात्मक स्थिति के संदर्भ में कानून लागू ना करने के लिए कहा गया है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के अहमदाबाद में पहुंचे हैं, जहां उन्होंने, आपको बताते चले कि टीचर्स को संबोधित किया है। यहां उन्होंने एक करीब, आपको बताते चले कि 4,400 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया है। प्रधानमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि आजकल के टीचर छात्रों को चुनौती दे रहे हैं। आपको बताते चले कि ये तमाम चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। उन्होंने जनसभा को संबोधित किया है। उन्होंने बोला है कि आजकल के छात्र टीचर को चुनौती दे रहे हैं।
जैसे हमने देखा है, पहले के टीचर्स के सामने संसाधनों की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव जैसी कई चुनौतियां होती थी और तब छात्रों की तरफ से कोई खास चुनौती नहीं होती थी। आज टीचर्स के सामने से संसाधन और सुविधाओं की जो कमी थी, वो जो समस्याएं थी, वो धीरे धीरे दूर हो रही है। लेकिन आज की पीढ़ी के बच्चे, छात्र, उनकी जो जिज्ञासा है, उनका जो कौतूहल है, वे मां बाप के साथ साथ टीचर्स के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती, चैलेंज लेकर आया है। ये छात्र आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, ये छात्र नीडर हैं और उनका स्वभाव 8 साल की उम्र का, 9 साल की उम्र का छात्र भी टीचर को चुनौती देता है। आप भी जानते हैं कि गूगल से डेटा मिल सकता है, लेकिन डिसीजन तो खुद ही लेना पड़ता है। एक गुरु ही छात्र को गाइड कर सकता है कि वो अपनी जानकारियों का सही उपयोग कैसे करे। टेक्नोलॉजी से इंफॉर्मेशन मिल सकती है, लेकिन सही दृष्टिकोण तो शिक्षक ही दे सकता है। सिर्फ एक गुरु ही बच्चों को ये समझने में मदद कर सकता है कि कौन सी जानकारी उपयोगी है और कौन सी नहीं है। कोई भी टेक्नोलॉजी किसी विद्यार्थी की पारिवारिक स्थिति को नहीं समझ सकता। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के कल नतीजे आएंगे, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम और 199 नगर पालिका के आएंगे परिणाम। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 544 नगर पंचायतों के भी कल आएंगे नतीजे। कल सुबह 8 बजे से सभी जिलों में होगी काउंटिंग। बड़ी जानकारी इस वक्त की। मतगणना स्थल पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में 2 चरण में निकाय चुनाव की कराई गई है वोटिंग और इसके बाद अब मतगणना होगी, यानी कि 13 मई कल पूरे चुनाव के नतीजे सामने निकल कर आएंगे। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर और इसको लेकर तैयारियां जो हैं वो जोरों शोरों से की जा रही हैं। पूरी तरीके से पुलिस फोर्स तैनात नजर आ रही है। तो हमारे साथ अलग अलग जिले से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। परिचय करा दें, हमारे साथ कानपुर से हिमांशु वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, मेरठ से मनव्वर चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं, जोगेंद्र कल्याण हमारे साथ सहारनपुर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले मनव्वर का रुख करेंगे। मनव्वर, निकाय चुनाव तो हो गए, लेकिन इसके परिणाम आने बाकी हैं और कल परिणाम आएंगे, तो ऐसे में क्या कुछ तैयारियां मेरठ में देखने को मिल रही हैं? देखिए, अगर मेरठ की बात की जाए तो मेरठ काफी सेंसिटिव सिटी है। संवेदनशील मेरठ माना जाता है और इसी को लेकर के जो सेकंड चरण का मतदान था वो कल संपन्न हो गया है। शांतिपूर्ण तरीके से तो नहीं कह सकते क्योंकि कई जगह पर हो हल्ला हुआ, मारपीट हुई, पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी और उसके बाद शाम तक जो मत प्रतिशत था उसकी अगर बात कर ली जाए तो मात्र 50% वोटिंग हुआ। ऐसे में जो लोग थे उनको वो घरों से नहीं निकल पाए। 50% लोग घरों से नहीं निकले और माना यह भी जा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने वो रुचि नहीं दिखाई लोगों को जागरूक करने की और लोग जागरूक नहीं हो पाए, इसलिए घरों से नहीं निकले। ऐसे में तमाम जो मतपेटियां थी वो अब कह सकते हैं बंद हो चुकी है, सील हो चुकी है और जो तमाम ईवीएम्स थी वो भी सील हो चुकी है और उन तमाम जो ईवीएम थे उनको भेज दिया गया है
मेरठ के यहाँ पर कताई मील पड़ता है, ग्राउंड है, उस समय से वहाँ वोट खुलती है। तमाम जो मशीनें वहाँ कैद हैं, स्ट्रांग रूम वहीं पर बनाया गया है। जिला प्रशासन ने तमाम तैयारियां दुरुस्त की हैं और जो कह सकते हैं उन स्ट्रांग रूम के आसपास भारी पुलिस बल लगाया गया है, पैरामिलिट्री फोर्स है, एआरएफ है। और कल सुबह से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। मेरठ में अगर बात की जाए तो मेरठ में 90 वार्ड मौजूद है। 90 वार्ड के सैकड़ों प्रत्याशी हैं जो वहां पहुंचेंगे। इसके अलावा मेयर के भी प्रत्याशी पहुंचेंगे और बड़ी तादाद में समर्थक पहुंचते हैं। तो ऐसे में काउंटिंग का काउंटडाउन कल सुबह से शुरू हो जाएगा और ये भी तय हो जाएगा आखिर कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। लेकिन जिला प्रशासन ने खास तौर से जो कताई मील पड़ता है वहां की जो तैयारियां हैं वो दुरुस्त की हैं और शानदार तरीके से इस जो कह सकते हैं लोकतंत्र के पर्व को मनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन देखना होगा कल किस तरीके से मतगणना शुरू होती है और किस तरीके से उसको भी संपन्न कराया जाता है। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहें। हिमांशु का रुख करेंगे। हिमांशु, अगर कानपुर नगर की बात की जाए तो यहाँ पर कल परिणाम आएंगे निकाय चुनाव के। ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था की गई है, सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं? जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि बात करें है तो हमारे यहाँ पॉलिटेक्निक में मतगणना करी जाएगी। साथ ही बात करें तो वहाँ पे बेहद सुरक्षा के अच्छे इंतजाम किए गए हैं। हालांकि कानपुर नगर शुरू से संवेदनशील रहा है, तो इसको लेकर जो वहाँ पीएससी की कंपनियां हैं वो भी तैनात कर दी गई हैं और पुलिस फोर्स जो है वो आज ही से तैनात कर दिया गया है और लगातार सुरक्षा की निगरानी में सारे ईवीएम को रखा गया है। अब कल जब इसकी मतगणना होगी तो जितने भी यहाँ पार्षद प्रत्याशी हैं 891 पार्षद प्रत्याशी हैं और मेयर के प्रत्याशी वो सभी लोग यहाँ अपना पहुंचेंगे और जो इनके नतीजे जो ईवीएम में कैद हुए हैं कल इनके भाग्य का ये फैसला हो जाएगा। उसको लेकर इन लोगों में काफी उत्साह भी है और कई चीजें अब ये कल का जो चुनाव का जो परिणाम आएगा ये काफी कुछ तय करेगा कानपुर के लिए कि कानपुर में किस तरह काम होगा, कानपुर में जनता ने किसको चुना और अपना प्रत्याशी किसको बनाया। जी, जोगेंद्र का रुख करेंगे। हमारे साथ जोगेंद्र कल्याण जुड़े हुए हैं। जोगेंद्र, सहारनपुर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर किस तरीके से तैयारियां देखने को मिल रही हैं? सहारनपुर की बात करें तो सहारनपुर में पिछले 2 दिन से लगातार जिलाधिकारी अखिलेश सिंह, सहारनपुर के एसपी विपिन टाड़ा, एसपी ग्रामीण विद्यासागर और एसपी सिटी अभिमन्यु मांगले लगातार जो नगर के साथ साथ जो यहाँ भी मतगणना जो कल पेशा खुलेगी वहाँ का निरीक्षण करते हैं। पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम किए गए। अर्धसैनिक बल और सीएसपी बल को तैनात किया गया क्योंकि सहारनपुर में वोटिंग वाले दिन घटनाएं घटी है, छुटपुट घटनाएं वोटिंग को लेकर घटी है, वोट नहीं पड़ने दिए। इसको लेकर सहारनपुर में यहाँ पर प्रशासन ने पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया और चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स भी तैनात किए गए। और साथ ही सहारनपुर की हम बात करें, सहारनपुर में पहली बार इस बार नगर निकाय का चुनाव है। जनपद में अलग मतगणना स्थल बनाया गया है, नगर की अलग है और बेहट का अलग है, रामपुर का अलग है, नकुड़ का अलग है और देवन का अलग है। सभी जगह अलग अलग ये जो गिनती होने वाली वहाँ पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। ड्रोन कैमरे भी यहाँ पर लगाए गए हैं। ठीक है मनोवर, अगर पिछली बार देखा जाए चाहे विधायकी के चुनाव हो चाहे किसी भी तरीके के चुनाव हो और जब मतदान होता है और उसके बाद जब मतगणना होती है और जब नतीजे आते हैं, जीत हार तो होती है, किसी ना किसी को हारना होता है और किसी ना किसी को जीतना होता है। इस दौरान मनोवर देखा होगा कि हुड़दंग बहुत मचता है, सड़कों पर तरह तरह से करतब भी दिखाए जाते हैं। ऐसे लोगों से निपटने के लिए पुलिस ने क्या कुछ तैयारियां की हैं? जाए जीत हार की तो निश्चित है, अगर 2 लोग लड़ते हैं तो एक की जीत होती है, एक की हार होती है। लेकिन ऐसा भी देखा जाता है कि जो जीतने वाले लोग हैं वो हारने वाले लोगों को प्रोवोक करते हैं, उनको उकसाते हैं और कई बार ये भी देखा जाता है कि सड़कों पर भिड़ंत हो जाती है। लेकिन मेरठ में इस बात को खास तौर से देखा गया। एडमिनिस्ट्रेशन ने ये तय किया है कि मेरठ में कताई मील तक, मेरठ से कताई मील तक की जो दूरी है वहां पर पुलिस फोर्स तैनात रहेगा। जितने भी जीतने वाले कैंडिडेट हैं उनको पुलिस की निगरानी में घर तक पहुंचाया जाएगा और बाकायदा हुड़दंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं। साथ ही साथ अगर कोई गलत अफवाह फैलाता है, कोई गलत तरीके से अफवाह फैलाकर माहौल बिगाड़ता है, उस पर भी निगरानी रखी जा रही है। साइबर सेल से लेकर के ड्रोन और तमाम जो कैमराज हैं एडमिनिस्ट्रेशन के वो लगाए जा रहे हैं। हालांकि इसके अलावा जो मीडिया के कैमरे हैं उनके माध्यम से भी एविडेंस कलेक्ट करने की हमेशा जो है बात की जाती है। तमाम इंतजाम इसलिए किए गए हैं क्योंकि मेरठ संवेदनशील इलाका है। पहले भी देखा गया है जीत हार के बाद यहाँ पर हुड़दंग हो जाता है। खासतौर से अगर मैं बात करूं 2019 के चुनाव की, तो यहाँ पर जब मतगणना शुरू हुई और मतगणना के लास्ट होते होते जीत हार तय नहीं हुई, लेकिन उससे पहले ही शहर के अंदर जो हुड़दंग शुरू हो गया।
कई स्थानों पर पुलिस को लाठीचार्ज करने पड़े। बेगमपुर पर पुलिस पहुंची, लाठीचार्ज किया और यहाँ पर खासतौर से जो कोतवाली इलाका था, यहाँ पर नील बखेरना शुरू कर दिया, होली खेलनी शुरू कर दी और इतना माहौल खराब करने की कोशिश की गई कि तमाम पुलिस फोर्स तो अलग अलग स्थानों पर, कताई मील में अलग अलग स्थानों पर लगाया गया था, लेकिन शहर के अंदर जिस तरह के हालात पैदा कर दिए वो कहीं ना कहीं जो निराशाजनक थे। लेकिन तमाम चीजों को देखते हुए पुलिस प्रशासन सख्त है, क्योंकि देखा जा रहा है ये चुनाव भले ही लोकसभा में छोटा माना जाता हो, लेकिन चुनाव बहुत बड़ा है। यहाँ पर एक पार्टी का एक प्रत्याशी अगर होगा तो समझिए कितनी पार्टियां हैं और कितने वार्ड हैं। मेरठ की बात करें तो 90 वार्ड है, हर एक पार्टी का प्रत्याशी है और इसके अलावा निर्दलीय लोग लड़ रहे हैं, तो हजारों की तादाद में प्रत्याशी हैं। एक एक वार्ड में 22-22, 20-20 प्रत्याशी हैं, तो बड़ी तादाद जो है जब ये वोटिंग खुलेगी वहां इकट्ठा होंगे, उनको संभालना, उनको समझाना, उनको बताना, वो बहुत ही कह सकते हैं हार्ड नट टू क्रैक, बहुत ही मुश्किल है। ऐसे में जिला प्रशासन ने मुस्तैदी के साथ तमाम चीजों को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया है। मेरठ से लेकर कताई मील तक पुलिस फोर्स तैनात रहेगा और हर एतबार से निगाह रखी जाएगी और जो गड़बड़ करेगा उस पर सख्त कार्रवाई करने के पहले ही आदेश दिए हुए हैं। जी हिमांशु, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि मतगणना जब होगी सुबह 8 बजे से, इस दौरान कौन कौन लोग मतगणना स्थल पर मौजूद रह सकते हैं, किनको एंट्री मिलेगी? जी, अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो प्रत्याशी हैं, प्रत्याशियों को जो है उनको अंदर मतलब जाने की वो दी जाएगी परमिशन। हालांकि जो उनके समर्थक हैं, अगर हम उनकी बात करें तो उनको एक दायरा है जो कि 150 मीटर का दायरा है। 150 मीटर दायरे से वो लोग वहाँ पे काउंटिंग होगी, उनसे उतनी दूरी बना के रखी जाएगी। ये प्रशासन ने एक नियम बनाया है। हालांकि कल भी ये नियम जारी किया गया था कि 100 मीटर जहाँ पे वोटिंग हो रही थी वहाँ से दूरी बनाई गई थी और उन्हीं के जो गिने चुने आदमी थे उन्हीं को केवल परमिशन दी जा रही थी अंदर जाने की, बाकी किसी को परमिशन नहीं दी जा रही थी। पुलिस की जो मुस्तैदी थी पीएससी की अगर हम बात करें, किसी को मीडिया को और जो चुनाव जो प्रत्याशी हैं उनके द्वारा जो पर्चे जारी किए गए थे, जिनको अथॉराइज लोगों को ही अंदर जाने दिया जा रहा था, ऐसा कल भी यही देखा जाएगा। जो अथॉराइज होंगे उन्हीं को जाने दिया जाएगा। बाकी किसी समर्थक की बात करें या कोई अन्य भी लोग भी जहाँ पर ये वोटिंग काउंट की जाएगी वहाँ इनको जाने की कोई भी अनुमति नहीं दी गई है। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो 5 किलोमीटर का जो दायरा है पॉलिटेक्निक से, वहाँ पे सभी जगह फोर्स तैनात करी गई है और ड्रोन से इनकी निगरानी करी जाएगी, क्योंकि इस कानपुर में इस बार सपा और बीजेपी का जो मुकाबला हुआ है वो बेहद कांटे की टक्कर का हुआ है। ऐसा प्रशासन का मानना है, किसी प्रकार की कोई भी घटना ना घटे या कोई उड़दंग ना हो, कोई भी ऐसी फेक पोस्ट या किसी तरीके की कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, जिसकी सुरक्षा के इंतजाम पूरे किए जा चुके हैं कानपुर में। जोगेंद्र, सहारनपुर की अगर बात की जाए तो मतगणना स्थल पर कौन कौन सी टीमें तैनात की जाएंगी सुरक्षा के लिहाज से? देखिए, सहारनपुर में जब से मतदान हुआ था तब से ही सहारनपुर में पुलिस प्रशासन भारी तादाद में यहाँ बीएसएफ की है और पीएससी बल है, अर्धसैनिक बल तैनात किया गया है। कल भी अर्धसैनिक बल और जो पीएससी बल है वो सभी मतगणना स्थल पर मौजूद रहेगा, चौकसी बढ़ते रहेगा। और साथ जिला प्रशासन ने ये भी आने वाले प्रत्याशियों, जो जीत के प्रत्याशियों में साफ कह रहे, जो भी जीत का प्रत्याशी है उन्हें किसी भी तरह का जुलूस या खुशी मनाने की, रोक शो करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी कानून का उल्लंघन करता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी। वहीं पुलिस प्रशासन ने पूरी चाक चौबंद बनाए हुए, चप्पे चप्पे पर नजर बनी हुई है। अभी से ही सहारनपुर के जो प्रशासनिक अधिकारी है गली मोहल्लों में और यहाँ वहाँ पर मतगणना स्थल है, वहाँ पर फ्लाइंग मार्च निकालने और पुलिस प्रशासन ने पूरा मोर्चा संभाल रखा है अधिकारियों ने। मनोवर, अगर मेरठ की बात की जाए तो मतगणना कब से शुरू होगी और इसके साथ साथ कब तक खत्म होने का अनुमान है, कब तक नतीजे आ जाएंगे पूरे? देखिए, मेरठ काफी बड़ा जिला है, 90 वार्ड पड़ते हैं, लखनऊ के बाद मेरठ का नंबर आता है और यहाँ पर मतगणना सुबह 7 बजे से 8 बजे शुरू कर दी जाएगी। लेकिन उसकी क्लोजिंग का कोई टाइम नहीं है, क्योंकि हमने पहले भी देखा, अभी 22 के चुनाव में भी देखा, देर रात हो गई काउंटिंग होते होते, क्योंकि बड़े स्तर पर काउंटिंग होती है। मेरठ की अगर बात की जाए तो 3 विधानसभा इसमें मेयर की सीट पर आती है, मेरठ शहर, मेरठ दक्षिण और मेरठ कैंट, यानी कि तीनों विधानसभाओं के जो वोटर्स हैं उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है और उनकी वोट खुलनी है। हालांकि 50% यहाँ पर मताधिकार का इस्तेमाल लोगों ने किया है। माना यह जा रहा है कि 50% का सीधा है कि कम से कम 5 से 6 लाख लोगों ने यहाँ पर मताधिकार का प्रयोग किया है, तो 6 लाख वोटें खोलने के लिए समय लगेगा और वो समय कहां तक पहुंचेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन खासतौर से इस वोटिंग जो ये वोट खुलेंगी, कह सकते हैं काउंटिंग होगी, इसकी तैयारियां की जा रही है। तमाम जो वहां पर कताई मिल के अंदर पॉइंट बना दिए गए हैं, तमाम डेस्क बना दी गई है जहां पर एक एक करके ईवीएम खुलेंगी, वार्ड वाइज ईवीएम खुलेंगी।
कोशिश तो ये की जा रही है कि जल्द से जल्द ये मतदान जो काउंटिंग होनी है हो जाए, तो जिस तरीके की डेस्क बनाई गई है, लेकिन उसके लिए मैन पावर की बहुत जरूरत होती है। तो ऐसे में मैन पावर को देखते हुए ही उतनी ही डेस्क बनाई गई है, और साथ ही साथ एक एक प्रत्याशी जो कि खुद चीफ कह सकते हैं, वो चीफ था अपने जो एजेंट थे, चीफ एजेंट था, तो उनके एजेंट्स भी वहां रहेंगे। जब वोट खुलती है तो एजेंट्स रहते हैं, दोनों तीनों चारों पांचों जितने भी प्रत्याशी होंगे सबके एजेंट्स रहेंगे, बड़ी तादाद में लोग रहेंगे। तो ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन फूंक फूंक कर कदम रखेगा, कहीं किसी तरह की अनियमितता ना हो, किसी तरीके के साथ गलत ना हो। इन तमाम चीजों को भी परखा जाएगा, देखा जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि जीतता कोई है, सर्टिफिकेट कोई ले जाता है, बाद में बड़ी दिक्कतें होती हैं। ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहता किसी तरह का बवाल हो, किसी तरह की टेंशन पैदा हो। तो तमाम चीजों को देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन अपने मुतमईन होकर अपने काम को करेगा, चाहे समय रात के 12 क्यों ना बज जाए, लेकिन काउंटिंग होगी, निष्पक्ष तरीके से होगी। और काउंटिंग पहले देखा गया था कि रात तक हुई और निष्पक्ष तरीके से हुई। 2019 में भी यही हुआ कि रात तक काउंटिंग करनी पड़ी। बार बार जो सांसद थे और वो बार बार खुलवाते रहे वोटिंग, क्योंकि उनको लग रहा था वो जीत रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी से आते थे हाजी याकूब कुरैशी, उनको लग रहा था वो जीत रहे हैं, लेकिन जीत भाजपा गई थी। तो ऐसे में बार बार अगर खुलने का नंबर आता है, बार बार काउंटिंग का नंबर आता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन उससे भी नहीं चूकता है। लेकिन ये कह सकते हैं ये बड़ा चुनाव है, यहाँ पर बहुत सारे प्रत्याशी हैं, तो हो सकता है प्रत्याशी आरोप भी लगाएं, प्रत्याशी आरोप का जो है दौर भी शुरू कर दें, क्योंकि जब हारता है इंसान तो आरोप तो लगाते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर आदमी के आरोप पर, हर एक प्रत्याशी के आरोप पर दोबारा काउंटिंग होगी, ये भी ऐसा भी नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर है, निष्पक्ष तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन काउंटिंग कराएगा, जिससे कोई एलिगेशन एडमिनिस्ट्रेशन पर ना आए। हिमांशु, जो प्रत्याशियों ने मेहनत की है उसका अब परिणाम आने वाला है, ऐसे में प्रत्याशियों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? उत्तम जी, अगर हम बात करें तो ये जो मतगणना जहाँ पर हो रही है, ये कानपुर के गल्ला मंडी के पास हो रही मतगणना, और जो प्रत्याशी हैं उनमें बेहद उत्साह है कानपुर नगर में इस बार, क्योंकि कई ऐसे प्रत्याशी भी कई वार्ड से खड़े हुए हैं जो कि अलग अलग कैटेगरी से आते हैं, बिलोंग करते हैं। कुछ राजनीतिक पार्टियों से करते हैं, तो कुछ स्टूडेंट लाइफ से भी कई लोग ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। इस बार चुनाव का जो रुझान है वो बहुत अच्छा आने वाला है। और सपा अगर बीजेपी की बात करें तो उसमें भी कांटे की टक्कर है, वो सीधी सीधी देखी जा रही है। बात करें अगर हम कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी, 1 बजे इनका परिणाम आना शुरू हो जाएगा। आपको ये भी बता दें कि शाम 7 बजे तक महापौर के जो प्रत्याशी हैं उनका भी परिणाम घोषित होने की उम्मीद जताई जा रही है। जोगेंद्र, आप जब मतदान हो रहे थे तो मतगणना स्थल पर ही मौजूद थे और पल पल के अपडेट चैनल तक पहुंचा रहे थे। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो वहां पर लोग पहुंच रहे थे मतदान करने, इस बार के मुद्दे आखिर क्या थे, अहम मुद्दे क्या रहे? देखिए, अहम मुद्दों की बात करें, सहारनपुर में जो पिछले 5 सालों में विकास नहीं हुआ था, विकास के नाम पर लोगों ने भाजपा के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने वोट मांगा था। 5 साल बाद जीतने के बाद कोई विकास नहीं हुए। सहारनपुर की सड़कों की बात करें, सहारनपुर में सड़कें अभी भी खुदी है। लगातार पिछले 5 सालों में सड़कों का हाल बहुत बुरा है। बाजार की जो व्यापार है वो भी ठप हो चुका है। जो जनता के, जो सहारनपुर जनता के जो मुद्दे वही विकास का मुद्दा है। सड़कें है, नालियां है, खड़ोंजे है, और यही जो पानी है, हाउस टैक्स, पानी का टैक्स जो ज्यादा आता है, उन पर कम या हाफ करने की मांग जो जनता है वो मांग करती आ रही है। यही जनता के सहारनपुर में मुद्दे है। ठीक है, मनव्वर हमारे साथ मौजूद है। मनव्वर, इस बार मेरठ में अगर बात की जाए मुद्दों की, तो क्या मुद्दे अहम रहे? क्योंकि कल आप लगातार वोटिंग स्थल पर मौजूद रहे और तमाम महिलाओं से भी आपने बात की थी, तमाम पुरुषों से भी बात की थी। इस दौरान लोगों का क्या कुछ कहना था, क्या मुद्दे रहे? देखिए, नगर निकाय चुनाव होता विकास के लिए है। नगर निकाय चुनाव किसी सरकार को बदलने या किसी सरकार को बनाने के लिए नहीं होता है, केवल अपने इलाकों के विकास कार्यों के लिए नगर निकाय चुनाव होता है। और यहाँ पर हर एक वार्ड, कह सकते हैं हर एक वार्ड या मोहल्ला, वहां पर जो प्रतिनिधि होता है वो चुना जाता है, और वो इस इलाके का ध्यान रखता है, क्योंकि वो प्रथम नागरिक होता है। तो ऐसे में बाकायदा जो निगम होता है, जो नगर निगम होता है, उसका सदन होता है। जिस तरीके से हम संसद भवन कह सकते हैं और विधानसभा भवन कह सकते हैं, ऐसे एक सदन होता है। बाकायदा वहां पर सदन के अंदर लोग अपनी अपनी बात रखते हैं और बाकायदा सदन चलता है, जिसमें महापौर और नगर आयुक्त संयुक्त रूप से बैठते हैं और तमाम प्रस्ताव दिए जाते हैं विकास कार्यों को लेकर। वो विकास कार्यों पर मोहर लगती है, लेकिन विकास कार्य होते हैं। लेकिन यहाँ देखा यह गया है कि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी पूर्व में योगेश वर्मा की पत्नी यहाँ पर महापौर थी, तो उन पर लगातार वो दावे उन्होंने किए कि विकास करा देंगे और तमाम दावे भी किए गए, लेकिन
अब वर्तमान में देखा यह गया कि कई ऐसे इलाके हैं जहां मैंने खुद रिपोर्टिंग की है, वहां पर ना सड़कें हैं, ना पानी की कोई बेहतर व्यवस्था है, ना निकासी की व्यवस्था है, और ना ही कोई सरकारी स्कूल, सरकारी कह सकते हैं अस्पताल और कोई एटीएम। इस तरह की जो, हालांकि एटीएम और स्कूल अस्पताल देना कह सकते हैं किसी पार्षद के बस का नहीं है, लेकिन क्षेत्रीय जो लोग हैं वो ये कहते हैं, वो चाहते हैं कि कम से कम निकासी, पानी की निकासी हो जाए, नाले बन जाए, खड़ंजे बन जाए, सड़कें बन जाए। और ऐसे स्थान मैंने दिखाए, वार्ड 75 मेरठ का है जो समर गार्डन इलाका है, मैंने पहले भी दिखाया कि वहां पर इतने गड्ढे हैं कि अगर मैं खड़ा हो जाऊं तो मैं आपको दिखाई नहीं दूंगा, इतने गहरे गड्ढे हैं। बरसात आने के बाद लोग घरों में कैद हो जाते हैं और उन गड्ढों को आज तक भरा नहीं गया है। 5 साल बीत चुके हैं। नगर निगम पर तमाम आरोप लगाए लोगों ने कि नगर निगम के पार्षद, नगर निगम के मेयर और खुद नगर निगम के नगर आयुक्त उन इलाकों में काम नहीं करा पाए और काफी निराशा लोगों में रही। इस बार लोगों ने अपने प्रतिनिधि को चुना है और कोशिश की है कि बदलाव एक हो जाए, लेकिन सवाल वही खड़ा होता है कि नगर निगम के पास वो जो कहते हैं कि इतनी फंडिंग नहीं है, इतना बजट नहीं है कि बड़े बड़े काम करा दे, लेकिन फिर जब बजट नहीं होता है तो फिर वोट किस आधार पर मांगी जाती है? वोट मांगकर लोग घर बैठ जाते हैं। और अब उनसे हम पूछते हैं, हमने वार्ड 75 के जो पार्षद थे उनसे पूछा कि आपने 5 साल में क्या किया? उन्होंने कहा हमने 11 करोड़ 63 लाख रुपए का विकास कार्य कराया है, लेकिन हमने पूछा कहां कहां कराया, कैसे कैसे कराया, बताइए हम जाएंगे, तो बगले झांकने लगे। तो ये भ्रष्टाचार के भी कहीं ना कहीं आरोप लगते हैं और सीधे सीधे लोगों की मांग ये है कि कम से कम उनके इलाकों में विकास कार्य हो। अगर इस बार ऐसा नहीं होगा तो जनता कान से पकड़ेगी और सदन तक लेकर जाएगी। जनता इतनी जागरूक हो चुकी है, जनता ने अपने मत का प्रयोग करते हुए बदलाव किया है और खासतौर से देखा गया है कि मेयर सीट पर भी बदलाव होगा। यहाँ बहुजन समाज पार्टी की मेयर थी, लेकिन इस बार ये माना जा रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी बदलाव करने जा रही है। और ऐसे में सदन में बड़ी तादाद में AIMIM के पार्षद भी पहुंचने वाले हैं। ये भी आपको बता दूं, बदलाव बड़े स्तर पर होगा, क्योंकि पिछली बार देखा गया सपा, बसपा, भाजपा के पार्षदों ने काम नहीं किया। तो ऐसे में जनता ने थर्ड पर्सन, जैसे तीसरी पार्टी, एक नई पार्टी जो उत्तर प्रदेश में जमीन तलाशने की कोशिश कर रही थी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM, मुस्लिम इलाकों में खुल्लम खुल्ला AIMIM को लोगों ने सपोर्ट किया है। तो यही वजह रही है कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की जमीनें खिसकने लगी और यहाँ पर सदन में सीधे सीधे मेयर से लेकर पार्षद तक में बदलाव होगा। और ये बदलाव अगर होगा तो निश्चित तौर पर लोगों को उम्मीद है कि उनके इलाकों में जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, जिनको वो तो काफी दिनों से तरस रहे हैं, वो होंगी। अगर अभी भी नहीं होंगी तो मैं जानता हूं लोग इतने जागरूक हैं, पढ़ लिख चुके हैं। अब पहले जमाना और था, अब जमाना और है। यहाँ से पकड़ेंगे और सदन लेकर जाएंगे और सोशल मीडिया पर ऐसी मुहिम चलाएंगे कि प्रत्याशी, कह सकते हैं पार्षद, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। सीधे सीधे लोगों ने मांग की है, अगर इस बार उनको जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो नगर आयुक्त, मेयर और पार्षद दे सकते हैं वो नहीं देंगे तो इस बार आंदोलन भी हो सकता है। लोगों ने बड़े स्तर पर चेतावनी दी है और काफी लोगों ने वोट का अधिकार का अपने प्रयोग भी नहीं किया है। मात्र 50% लोगों ने वोट दिया है, 50% लोग घरों में बैठे रहे। निराशा थी लोगों के अंदर, लोगों के अंदर निराशा एक और थी कि जो बड़ी पार्टियां हैं उन्होंने पैसे लेकर के यहाँ पर टिकट वितरण किया और ऐसे लोगों को लोगों ने नकार दिया। और जो निर्दलीय प्रत्याशी थे, जो तीसरी पार्टी के प्रत्याशी थे, लोगों ने उनको चाहा है, अपने बीच के सदस्य को यहाँ पर पार्षद बनाने की कोशिश की है। अगर ये बनते हैं तो जाहिर तौर पर विकास कार्य होंगे, अगर नहीं होंगे तो मैं पहले भी बता रहा था, अब बता रहा हूँ कि आंदोलन भी शुरू हो सकते हैं भविष्य में। और मेयर की अगर बात कर ले तो मेयर में बदलाव होने जा रहा है। विकास कार्य को लेकर तमाम पार्टियां मैदान में है, क्योंकि ये जो चुनाव है ये खाली कह सकते हैं स्थानीय विकास कार्य को लेकर ही होता है। सदन में कह सकते हैं इसको सरकार ना बदलती है ना सरकार बनती है, ये केवल लोकल का चुनाव है। और लोकल के चुनाव में सीधे सीधे जनता को काफी इच्छाएं, अपेक्षाएं कि उनके इलाकों में विकास कार्य होंगे। सड़क, स्ट्रीट लाइट, नल, पानी, निकासी, नाले, खड़ंजे, इन तमाम चीजों को लेकर ये चुनाव होता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। कल उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के नतीजे आएंगे और न्यूज वॉच इंडिया लगातार आपको दिखाएगा कि कौन सा प्रत्याशी आगे चल रहा है और कौन सा प्रत्याशी पीछे है। तो कल लगातार नजर बनाए रहे न्यूज वॉच इंडिया पर, पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया।